गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का चैप्टर 6 ज्योमेट्री। चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ बेसिक टर्म जो इस चैप्टर में यूज होगा और आगे जहां जहां भी ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे वहां पर इसका यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं पॉइंट क्या होता है, क्योंकि मैथ और साइंस समझने का ही चीज है। ज्यादा से ज्यादा समझिए पॉइंट क्या होता है। तो पॉइंट एक नोटेशन होता है जिसमें ना तो कोई लेंथ होता है, ना ही ब्रेड्थ होता है और ना ही हाइट होता है, मतलब जस्ट एक डॉट होता है। ये नो डायमेंशन होता है, इसमें लेंथ भी नहीं होता है, ब्रेड्थ भी नहीं होता है और हाइट भी नहीं होता है। मतलब क्या है, जस्ट एक सिंबल है, राइट। दूसरा हमको समझना है रे। रे क्या होता है, तो कहता है कि अगर एक पॉइंट फिक्स कर दे और यहां से कोई एक हम लाइन खींचे, लाइन की तरफ इसको हम आगे एक्सटेंड करें कहीं तक, तो इसको क्या कहलाएगा, ये रे कहलाएगा। रे में क्या होता है प्रॉपर्टी कि इसमें एक जो पॉइंट होता है ये फिक्स है, ये फिक्स पॉइंट है, ये है फिक्स्ड पॉइंट, है ना। या इसी को एंड पॉइंट पूछता है, जूनियर सेक्शन में पूछेगा एंड पॉइंट। ये 9-10 के बच्चों से नहीं पूछेगा, कोई पूछ देगा कि रे में कितने एंड पॉइंट होते हैं, तो रे में एक एंड पॉइंट होता है। दूसरा है इसका प्रॉपर्टी कि रे को आप कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ये ओनली इन वन डायरेक्शन। एक तरफ ये फिक्स है, मतलब इधर की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। अगर ये है बी है तो ए से बी की तरफ, यानी कि हम लोग लिखेंगे क्या, ए बी, ऐसे एरो, मतलब ए फिक्स है और बी की तरफ ये मूव कर रहा है, मतलब बी वाला इसका आर्म खुला हुआ है, ये आगे कहीं तक जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे। नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी अगर समझिएगा तो ये है कि रे को कोई पूछेगा कि मेजर कर सकते हैं, तो नहीं, रे को हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये तो कहीं तक जा सकता है, यानी कि इसके लेंथ को, लेंथ ऑफ रे कैन नॉट बी डिटरमाइंड या कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर। रे को हम लोग पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते, बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि इसको यहां से हम खींचेंगे और आगे कहीं तक जा सकते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सपोज करेंगे। अगर कॉपी पर बनाएंगे तो मान लेंगे कि लेट ए बी एक रे है, बट एक्चुअली रे है नहीं, सपोज किया हुआ है, क्योंकि रे तो कहीं तक जा सकता था एक्सटेंड होकर के, राइट। यानी कि समझना यह है कि इसमें एक एंड पॉइंट होते हैं, एक तरफ ये कहीं तक जा सकता है, इसका लेंथ मेजर नहीं किया जा सकता है और इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तीसरा जो पॉइंट हमको समझना है जो हर जगह आएगा वो है आपको लाइन। लाइन में क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ ये फ्री रहता है, दोनों तरफ कहीं भी जा सकता है। ए बी अगर इसका नाम दे दें, मतलब इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, नो एंड पॉइंट। ये सब पढ़े होंगे जूनियर सेक्शन में 6-7 में, नो एंड पॉइंट, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इसको दोनों तरफ कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इसके लेंथ को भी मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है, और इसको भी पेपर पे ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। उसके बाद समझते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, लाइन सेगमेंट। बस एक बार रफ आइडिया लेते हैं ताकि इसको जब लिखा जाए तो आपको समझ में आए। ए बी को लिखने के लिए तो कैसे लिखिएगा, ए बी लिख करके और दोनों तरफ ऐसे एरो लगा देना है, मतलब ये रे है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, तो लाइन के टुकड़े को ही, लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, टुकड़ा। किसी भी चीज का सेगमेंट का मतलब हो गया उसका टुकड़ा, तो लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन का टुकड़ा। मतलब अगर इसको हम ड्रॉ करें तो एक लाइन है, सपोज कर लो ये ए बी लाइन था और इसी में से एक टुकड़ा काट ले, मान लेते हैं यहां से पी और क्यू ये काट लिए, तो ये जो लेंथ हो गया ना, ये आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और लाइन सेगमेंट में क्या होगा, इसमें कितने एंड पॉइंट होंगे, तो इसमें एंड पॉइंट आपका 2 हो गया, दोनों तरफ ही फिक्स है, मतलब इसका लेंथ भी फिक्स है। इसको पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लेंथ को मेजर कर सकते हैं। एक बार फिर से समरी कर देते हैं। पॉइंट जिसमें कोई डायमेंशन नहीं होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट कुछ नहीं होता है, जस्ट एक नोटेशन है। रे में क्या होता है, ओनली वन एंड पॉइंट होते हैं, एक तरफ वो कहीं तक एक्सटेंड हो सकता है अप टू इंफिनिटी, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट या एंड पॉइंट होता है। लिखने का तरीका इस तरह से इसको लिखते हैं, इसको पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं और इसके लेंथ को मेजर भी नहीं कर सकते हैं। लाइन में दोनों तरफ ये इनफाइनाइट तक इंक्रीज हो सकता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, इसके लेंथ को मेजर नहीं कर सकते हैं और इसे पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट, इसका लेंथ फिक्स होता है, इट हैज 2 एंड पॉइंट, इट्स लेंथ इज फिक्स, मतलब इसका लेंथ भी फिक्स होता है और इट कैन ड्रॉ ऑन पेपर, इसको पेपर पे ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो नोट करिए इसको।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला टर्म समझते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट को हम लोग डिफाइन करते हैं कि 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lie on the same straight line। मतलब अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, राइट। 3 और 3 से अधिक, यानी कि अगर डिफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि 3 points A, B, C are said to be collinear if they lie on the same straight line, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। जैसे यहाँ पे A, B, C, B, C, D क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। अगर इसी पर हम एक पॉइंट P यहाँ पे ले लेते तो हम बोल सकते हैं कि A, B और P जो है ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है, क्योंकि एक लाइन पर ये नहीं है, राइट। बट A, B, C, B, C, D या A, C, D ये सब क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर कोई 3 पॉइंट्स या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर है तो उस पॉइंट को कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। और अगर एक लाइन पर नहीं है तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर हम बोले स्टूडेंट्स कि 3 पॉइंट कोलिनियर है तो क्या इससे आप ट्रायंगल बना सकते हैं, नहीं। 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो इससे ट्रायंगल नहीं बन सकता है। 3 पॉइंट्स को अगर नॉन कोलिनियर है तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर ये तीनों एक ही लाइन में रहता तब ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर लेता, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़े जूनियर सेक्शन में, एक बार आपको रिवाइज करते हैं कि एक पॉइंट से होकर के कितना लाइन खींचा जा सकता है। एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन। बहुत सारे लाइन खींचे जा सकते हैं। एक अगर पॉइंट की बात करें तो यहां से ऐसे भी लाइन खींच सकते हैं, इधर खींच सकते हैं, राइट। तो एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन कैन बी ड्रॉन। दूसरा पॉइंट हम लोग जूनियर सेक्शन में ही पढ़े थे 6 में कि अगर 2 पॉइंट है तो इससे होकर के 1 and only 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। A, B अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, 2 डिफरेंट पॉइंट है तो 2 पॉइंट से होकर के 1 and only 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। 1 and only 1 लाइन कैन बी ड्रॉन। और इससे क्या होगा, एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन जो है ड्रॉ किया जा सकता है। और अगर 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर है तो इससे ट्रायंगल बन सकता है। अगर पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, ये कोलिनियर नहीं है तो ट्रायंगल बनेगा, और अगर ये कोलिनियर है तो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो हमको एक टर्म यहाँ पे दिया था कोलिनियर पॉइंट, समझ गए। 3 or more than 3 points are said to be collinear if they lie on the same straight line. If they do not lie on the same straight line, then they are called non-collinear points. क्लियर होगा, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टर्म समझते हैं हम लोग, एंगल। एंगल क्या होता है, डिफिनेशन बहुत मायने नहीं रखता है। एंगल होता है कि व्हेन 2 रेज और 2 लाइन अगर एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो 2 रे जहां पर मिट करते हैं या 2 लाइन जहां पर मिट करते हैं तो 2 रे के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है, जो ये झुकाव होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और इसको थीटा या ABC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अगर मान लेते हैं ऐसे कोई आप लाइन खींचते हैं, रे खींचते हैं, और दूसरा रे इस तरह से है, एक फिक्स कर दिया और ये जो है रिवॉल्विंग है। अब इसको आप जितना ऊपर नीचे करिएगा ये एंगल बढ़ते घटते जाएगा। ये जो इंक्लिनेशन है इस डायरेक्शन में अगर आप बढ़ते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ये फिक्स कर देते हैं, इस लाइन को अगर आप फिक्स कर दिए, और ये रिवॉल्विंग इसको बोलते हैं, ये रिवॉल्व करने वाला लाइन है, मतलब ये घूमने वाला लाइन है, रिवॉल्विंग लाइन है, ठीक है। तो जो इससे इंक्लिनेशन पैदा होगा, जो झुकाव पैदा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये ऐसे घूम रहा है, तो ये जो एंगल फॉर्म करेगा ये पॉजिटिव एंगल होगा। और हमको 10 क्लास तक पॉजिटिव एंगल ही पढ़ना है। और अगर ये एंगल ऐसे घूमता क्लॉकवाइज, क्लॉक कैसे घूमेगा, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, तो अगर ये साइड ऊपर के तरफ नहीं जा करके यहां से ऐसे घूमते हुए नीचे जाता, ऐसे एंगल बनाता, तो ये जो एंगल बनता नीचे की तरफ, ये निगेटिव एंगल बनता। यानी कि अगर क्लॉकवाइज जाएगा तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज अगर जा रहा है तो ये निगेटिव एंगल बनेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। लिख देते हैं आपको, यह है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में, घड़ी का सुई कैसे चलेगा, इस तरह से चलता है। तो ये जो हुआ क्लॉकवाइज हुआ, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा वो निगेटिव होगा एंगल का, इसको आप लिख सकते हैं क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो हमको 10 क्लास तक पॉजिटिव एंगल ही पढ़ना है।
नीचे की तरफ ये निगेटिव वाले एंगल को नहीं पढ़ना है। इसको फिक्स बोलते हैं और ये रिवॉल्व करता है। जितना ये ऊपर की तरफ उठेगा ये एंगल का वैल्यू उतना ही बढ़ते चला जाएगा। तो एंगल समझ गए कि जब दो रे और दो रे कहिए या लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके बीच में जो झुकाव पैदा होता है, जो इंक्लिनेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल। इसमें ये आर्म कहलाते हैं, दोनों जो साइड है ये आर्म कहलाएगा, ठीक है। और ये जो है ये वर्टेक्स कहलाएगा। जिस पॉइंट पर दोनों रे आकर के मिलेंगे इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे और ये दोनों एंगल के आर्म कहलाते हैं। ये फिक्स आर्म है और ये रिवॉल्विंग आर्म है। ये पढ़ चुके होंगे जूनियर सेक्शन में। यहाँ बस एंगल के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देते हैं, समझ गए। अब हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से होता है एक्यूट एंगल। इसको इरेज करते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल, जिसमें सबसे पहले शुरू करते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है स्टूडेंट? तो एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका वैल्यू 90 से छोटा हो। जैसे मान लेते हैं ये एंगल, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है। डेफिनेशन अगर लिखना है तो बोल रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके वीडियो को। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, यानी कि इसका जो वैल्यू होता है एक्यूट एंगल का 0 से 90 डिग्री के बीच में, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल सेम वैसे ही, ये 90 से बड़ा होता है, 90 से बड़ा और 180 से लेस, ठीक है। अगर इसको 90 से बड़ा और 180 से जो छोटा एंगल होगा उसको बोलेंगे मोर देन 90 बट लेस देन 180। स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे? जिसका एग्जैक्ट वैल्यू 180 डिग्री हो, ठीक है। अगर इसको आप चाहते हैं कि 90 टू 180 लिखा हुआ है तो आप इसको साइड में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एंगल है थीटा जो है ये 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे भी आप समझते हैं अगर तो लिख सकते हैं, ठीक है। ये 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से लेस, मतलब थीटा अगर एंगल है तो ये 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, राइट। नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल, जिसका वैल्यू एग्जैक्ट जो है 180 के बराबर होगा, यानी कि ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट करने पर अगर 180 डिग्री आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, जिसका वैल्यू 180 से बड़ा, अगर थीटा ये रिफ्लेक्स है तो 180 से ये बड़ा होना चाहिए और 360 से लेस होना चाहिए। अगर इसको फिगर के द्वारा समझें, सबका एक देख लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल आप ऐसे बना सकते हैं, 90 से बड़ा होना चाहिए। ये आपका जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये जो है एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज है। यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं AOB, जहां पर A जो है आपका AB जो है इसका आर्म है और O जो है इसका वर्टेक्स है। जहां पर दोनों मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। स्ट्रेट एंगल है, यानी कि सीधा 180, एक रे इधर चला गया, एक रे इधर चला गया। अगर यहाँ पे एंगल बनाते हैं ये 180 एंगल हो जाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल कैसा होगा? अगर एक रे ऐसा है और दूसरा रे फिर ऐसे आ गया इस तरह से, तो ये जो एंगल बना ये बाहर से, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा, क्योंकि इसका जो वैल्यू है 180 से बड़ा होगा और ये 360 से छोटा होगा। तो अगर यहाँ पे आप नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं AOB, राइट। अब है एक राइट एंगल, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री, यानी कि जिस एंगल का वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री हो उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका O पर ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, AO और OB यहाँ पर आर्म है एंगल का और O पर 90 डिग्री का एंगल बन सकता है, बना हुआ है। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं एंगल O बराबर 90 डिग्री, ऐसे भी लिखा जाता है, या फिर आप इसको AOB बराबर भी 90 लिख सकते हैं। नोट करिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये पेयर ऑफ एंगल होते हैं, मतलब दो एंगल इसमें भी इंक्लूड होता है और दो एंगल इसमें भी इंक्लूड होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, टू एंगल्स A एंड B आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ देयर सम इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है तो बोथ एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, राइट। Two angles A and B are said to be complementary angle if their sum is equal to 90 degree. Then both angle are called supplementary of each other. अगर कोई क्वेश्चन पूछता है
कि अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो सीधा देखना है कि 30 डिग्री में कितना डिग्री जोड़िएगा कि वो 90 हो जाएगा, या 90 में से आप 30 घटा लीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगर कोई पूछे कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो 90 में से इस एंगल को माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा कितना 45 डिग्री। अगर कोई पूछे कि 0 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो 90 में से 0 माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अगर कोई पूछे कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, तो ये हो जाएगा 90 में से 90 माइनस कर दीजिएगा, यानी कि हो जाएगा 0। यानी कि हमको देखना यह है कि दोनों का सम ऑलवेज 90 डिग्री अगर होगा तभी ये एंगल दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सेम उसी तरह से two angles A and B are said to be supplementary angle if angle A plus B, यानी कि sum of two angles कितना होना चाहिए 180। Two angles A and B are said to be supplementary of each other if their sum is equal to 180 degree। मान लेते हैं अगर एंगल A 30 डिग्री है एक एंगल, तो एंगल B कितना हो जाएगा जी, B कितना होगा 30 में कितना ऐड करेंगे कि 180 आएगा, तो इसको कैसे निकालेंगे, 180 में से 30 को माइनस कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 150 डिग्री। कोई पूछे 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, मतलब देखना ये है कि 180 में से इसको माइनस कर दीजिए तो आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। 0 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, 180 में से 0 माइनस कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। राइट, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट एंगल हम लोग देखते हैं। ये भी एंगल्स हैं, मतलब ये भी मोर देन वन एंगल है। इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। समझना है हमको फिगर से कि एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले एक डायग्राम समझ लीजिए। मान लेते हैं कि ये एंगल दिया हुआ है आपको ए ओ बी, राइट, और एक एंगल इसी में से ये है आपको सी, ठीक है। तो ये जो दोनों एंगल होगा दिस एंड दिस, ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, मतलब एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, ये आपस में क्या कहलाएगा, एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। कंडीशन क्या होता है एडजेसेंट एंगल का, एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन होता है पहला, वर्टेक्स सेम होना चाहिए। दो एंगल एडजेसेंट तभी होंगे जब इसका वर्टेक्स क्या होगा, सेम होना चाहिए, एक ही जगह पर एंगल बनना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए ओ बी और ए ओ सी दोनों ओ पर ही एंगल बन रहा है, इसलिए वर्टेक्स सेम है। दूसरा कंडीशन है वन आर्म कॉमन होना चाहिए, वन आर्म जो है कॉमन होना चाहिए। तो इस फिगर में क्या है, आपका वर्टेक्स ओ है दोनों का, वन आर्म कॉमन है। कौन सा आर्म कॉमन है, देखो इस एंगल को अगर लिखेंगे ए ओ बी को और ए ओ सी को, तो आपका ओ ए जो है दोनों में कॉमन है, राइट। तो एक आर्म आपका कॉमन हो गया। नेक्स्ट तीसरा जो कंडीशन है कि जो अदर आर्म है, अदर आर्म है यानी कि रिमेनिंग एक आर्म तो कॉमन हो गया, बाकी जो एंगल का एक आर्म है वो क्या होना चाहिए, अपोजिट टू इक्वल आर्म, इक्वल या इसको सेम कहिए या कॉमन कहिए, सेम आर्म, राइट। अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, एडजेसेंट एंगल होगा। लेकिन अगर हम कहें ये तीनों कंडीशन को चूंकि वो फुलफिल कर रहा है, एक ए बी की इस तरफ है, एक उस तरफ है। अब एक बताइए थोड़ा, अगर ये एंगल है ए ओ बी और एक एंगल ऐसे हम सी ले लेते हैं, क्वेश्चन यहां से पूछ रहा है कि क्या एंगल ए ओ सी एंड एंगल ए ओ बी ये आपस में एडजेसेंट होंगे कि नहीं होंगे। ए ओ बी, ए ओ सी है तो ये एंगल हो गया, और ए ओ बी मतलब ये एंगल, मतलब ये एंगल जो क्रॉस किया हुआ है और एक ये बड़ा सा एंगल ये होगा, ये दोनों आपस में कॉमन एडजेसेंट है कि नहीं। तो जवाब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि वर्टेक्स तो दोनों का सेम है। दूसरा, एक आर्म कॉमन होना चाहिए, तो ए ओ सी भी जब लिख रहे हैं ए ओ बी लिख रहे हैं तो ए ओ तो कॉमन आपको दोनों में आ गया, लेकिन तीसरा कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है कि जो अदर आर्म है, तो जैसे अगर ए ओ सी लिखते हैं तो ओ सी ये अदर आर्म हो गया, और ए ओ बी लिखते हैं तो ये भी देखिए जो कॉमन आर्म आपका ए ओ है, दोनों
ये जो नन जो कॉमन साइड है ये दोनों एक ही तरफ हो गया, इसके एक ही तरफ दोनों हो गया, ओसी भी इसी तरफ है और ओबी भी इसी तरह है। जबकि कंडीशन के अनुसार क्या होना चाहिए कि जो अदर आर्म है जो कॉमन नहीं है, तो ये तो चूंकि दोनों में कॉमन है, फिर से एक बार समझ लीजिए, AOC में और AOB में ये आपका कॉमन आर्म है, तो एक एंगल का नॉन कॉमन कौन है, ये वाला एक बच गया और एक ये बच गया। तो कह रहा है कि इसके इस लाइन के इस रे के एक जो साइड होना चाहिए था इस तरफ होना चाहिए था और एक इस तरफ होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है कि OA की एक ही तरफ दोनों है, OC भी इसी तरफ है और OB भी इसी तरह है, माने कि थर्ड कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए क्या होगा, एडजेसेंट एंगल नहीं होगा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। क्लियर है? एडजेसेंट एंगल के लिए तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एक आर्म कॉमन होना चाहिए और जो अदर आर्म है जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट टू ईच अदर होना चाहिए कॉमन आर्म के। राइट, नोट करिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्टूडेंट, लीनियर पेयर क्या होता है। तो अभी हम लोग पढ़े एडजेसेंट एंगल, तो अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम, जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग पढ़े थे इस तरह से फिगर पढ़े थे, ए है, ओ है और ये बी है और एक एंगल था आपका ये सी है, राइट। तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, लीनियर पेयर होता है कि अगर ये दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 के बराबर हो जाए तब दोनों एंगल को लीनियर पेयर कहेंगे। मतलब ये एडजेसेंट एंगल का ही एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि if sum of two adjacent angle is equal to 180 degree then both angle are called linear pair। दोनों को हम एडजेसेंट एंगल भी कहेंगे, साथ ही साथ उसको एक स्पेशल नाम देंगे लीनियर पेयर। जैसे मान लेते हैं ये साइड, इसको थोड़ा इरेज करते हैं और ये धीरे धीरे ऐसे आ गया। अभी भी देखो ये दोनों आपस में क्या है, एडजेसेंट है, लेकिन दोनों का सम 180 नहीं है। कुछ देर के बाद ये एकदम ऐसे आ जाएगा स्ट्रेट। तो ये दोनों एंगल जो बन गया, ये दोनों क्या हो गया आपका, अगर इसको एंगल 1 कहें, अगर इसको एंगल 2 कहें और ये आपका अगर B है, इसको आप A कह दीजिए, A है, तो यहाँ पर क्या होगा लीनियर पेयर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, 180 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल थे। अभी हम लोग एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन पढ़े थे, वर्टेक्स सेम होना चाहिए, एक आर्म OC कॉमन है और जो अदर आर्म है देखिए एक जो है इस तरफ है OC के इस तरफ और एक OB के OC के इस तरफ है, कोई तो दोनों अपोजिट है, इसलिए क्या होगा आपस में दोनों एडजेसेंट एंगल है। और अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 हो जाए तो बोथ एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर, मतलब ये लीनियर पेयर होगा। अगर हम लोग कहीं बनाएंगे क्वेश्चन में, मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ है और ये अगर दिया हुआ है 40 तो पूछेगा कि ये कितना होगा, तो ये लीनियर पेयर है क्योंकि दोनों एडजेसेंट एंगल है और दोनों का सम 180 होगा। अगर एक स्ट्रेट लाइन पे एंगल बन रहा है तो लीनियर पेयर के हिसाब से अगर ये x है तो हम लोग लिखेंगे x + 40 = 180 और रीजन में क्या दे देंगे, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 140 80 - 40 तो सॉल्व होकर के आ जाएगा 140 डिग्री। तो इस तरह से इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यानी कि एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो उसी एंगल को हम लोग लीनियर पेयर के नाम से भी जानते हैं, राइट। ये भी समझ गए। अब समझते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो व्हेन टू रेज और लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो आमने सामने के जो कोण होते हैं, जैसे ये अगर कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये अगर आपस में तो क्या होगा कि जितना एंगल 1 होगा उतना ही 2 होगा और जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल 4 होगा। क्यों होगा, रीजन पूछेगा कोई तो बताएंगे कि चूंकि दोनों क्या है आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसको हम लोग आगे बढ़ करके प्रूव भी करेंगे। तो ये दोनों का समझाना मकसद था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं। इसका वर्टिकली अपोजिट ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट ये है। क्लियर है यहाँ तक। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इसको नोट करिए। आज हम लोग देखे स्टूडेंट्स चैप्टर 6 का कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइंस क्या होते हैं, एंगल क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में देखें। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन और साथ ही साथ देखेंगे आपको पैरेलल लाइन और नॉन पैरेलल लाइन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, राइट। तो इसी के साथ ये वीडियो को आज समाप्त करते हैं।
आप लोग ध्यान से पढ़िए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। हम समझते हैं हमारा प्रयास सार्थक होगा अगर आपको कुछ फायदा हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।